नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही बैंकिंग यूट्यूब चैनल एवरीडे बैंकिंग में, जहां पे आपको अलग अलग बैंकों के प्रोडक्ट्स, उनकी सर्विसेज के साथ साथ और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं। और दोस्तों, बैंकों के निजीकरण को लेकर जो पिछले 2-3 महीनों से जो चर्चाएं चल रही है, जो नाम जो उभर कर सामने आ रही हैं, ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे एक तरीके से काफ़ी एक पेचीदा सा माहौल बन चुका है बैंकों के निजीकरण को लेकर। जब से केंद्र सरकार ने इस बात की घोषणा की थी देश के आम बजट में कि सरकार की योजना है कि आने वाले वित्त वर्ष से पहले पहले दो सरकारी बैंक के साथ साथ एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी को जो है डिसइन्वेस्ट करके उसका निजीकरण कर दिया जाएगा। तब से ही जो है लोग अपने अपने हिसाब से और बैंकों के परफॉर्मेंस के हिसाब से और साथ ही साथ शेयर बाजार के परफॉर्मेंस के हिसाब से उन बैंकों के नाम जो है वो खुद से ही सोच रहे थे कि हाँ, ये बैंक हो सकता है, ये संभावित हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले जब नीति आयोग की अध्यक्षता में जब अलग अलग बैंकों के कोर कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें जो है दो नाम जो है निकलकर सामने आए थे। और ये कह सकते हैं कि मोटा मोटी तौर पर दो नाम जो है बिल्कुल कंफर्म हो चुके हैं अभी तक के जो भी मीटिंग पे जो निष्कर्ष निकला है, जिसमें जो सबसे पहले जो नाम निकल कर आया था बैंक का, वो था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और उसके बाद जो दूसरा नाम था वहां पे वो था इंडियन ओवरसीज बैंक का। जो फाइनेंस कमेटी के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने जो है इन दो बैंकों का नाम लिया था। उसके बाद जो है जो एक नीति आयोग की ओर से एक अलग जो है एक तीसरे बैंक का नाम जो है वो शामिल किया गया था। और उनका ये कहना था कि अगर इस पूरे प्रोसेस को अगर सही तरीके से किया जाए, अगर निजीकरण को सही वास्तविक वे में तरीके से करना है, तो यहाँ पे सरकार को चाहिए कि दो की जगह तीन बैंकों का निजीकरण किया जाए। और वहां पे एक नया नाम निकल कर आया था बैंक ऑफ इंडिया का, जो कि काफी ज्यादा अप्रत्याशित था। ऐसे में दोस्तों उन तीन बैंकों को आगे ले जाकर जो है निजीकरण करने की बात चल रही थी। और मोटा मोटी तौर पे जो है लगभग इन तीन बैंकों को कंफर्म किया गया था। और उसके बाद जो है काफ़ी तेज़ी से घटनाक्रम बदला और उसके बाद जो है बैंक ऑफ इंडिया को उसमें से हटा दिया गया और दो बैंक पे बिल्कुल श्योरिटी बना दी गई। यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और साथ ही साथ ओवरसीज इंडियन ओवरसीज बैंक का। लेकिन दोस्तों यहाँ पे भी ट्विस्ट है, यहाँ पे भी रातों रात जो है नाम बदल दिए गए हैं। और यहाँ पे अचानक से फिर से एक अप्रत्याशित घटना हुआ है, जहाँ पे हुआ कुछ यूँ है कि जो बैंक का नाम निजीकरण के रेस में सबसे आगे चल रहा था, जो टॉप पे था, जो सरकार की जिसकी मंशा थी कि इसको पहले प्राइवेट करना है, इस बैंक में जो भी सरकारी शेयर्स हैं उसको पहले सेल आउट करना है, मतलब कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। और दूसरे नंबर पे था इंडियन ओवरसीज बैंक का। लेकिन दोस्तों चौंकाने वाली बात यह है कि जो इस रेस में टॉप पे था उसको इस रेस से हटा दिया गया। और अब जो कि तीसरा बैंक था जिसको नीति आयोग के द्वारा उसके नाम को आगे किया गया था, बैंक ऑफ इंडिया को, उसको इस रेस में सबसे आगे कर दिया गया है। ये एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर है, काफी ज्यादा एक तरीके से अप्रत्याशित खबर है। और यहाँ पे जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को जो है एक सेफ जोन में डाल दिया गया है, मतलब कि उस पर विचार किया जाएगा, मतलब कि वो एक वेटिंग लिस्ट हो सकता है। लेकिन इंडियन ओवरसीज का ये तो बिल्कुल कंफर्म है। अगर शेयर बाजार के परफॉर्मेंस को देखेंगे, जिस तरीके से उसके शेयर्स के भाव अचानक से काफ़ी ज़्यादा राइज हुए हैं, ऐसे में ये अनुमान लगाया जा सकता है कि सरकार जो है एक तरीके से और रेवोल्यूशनरी जो उनका रेवेन्यू जनरेट करने का जो ऑप्शन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो ये नाम अचानक से आधी रात को बदले गए हैं, मतलब ये कि 26 जून तक जो है सबसे फर्स्ट पे सबसे आगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया चल रहा था। लेकिन जैसे ही अगले दिन 27 जून मतलब आज का दिन हुआ है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को एक तरीके से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। और वहां पे उसकी जगह बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का 5वां सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, उसको इसमें अब शामिल कर दिया गया है। अब सरकार की मंशा ये है कि आने वाले निजीकरण का जो भी प्रोसेस होगा, जो भी प्रस्ताव होगा, जो कि 30 तारीख को अलग से एक अलग अलग बैंकों की कमेटी की भी बैठक होनी है, जिसमें पूरा प्रारूप तैयार किया जाएगा, पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से निजीकरण का जो भी प्रोसेस है वो करने की संभावना है। उसमें जो है अब इस बैंक का बहुत बड़ा रोल होगा। इस बैंक का जो मैनेजमेंट है, कमेटी में जो भी इस बैंक के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, उनका एक बहुत बड़ा रोल होगा कि आखिर वो इसमें इसके अगेंस्ट में अपना पक्ष रखते हैं या फिर इसके पक्ष में जो है वो आगे जाते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री और साथ ही साथ नीति आयोग के बैठक में। सो दोस्तों ये काफ़ी चौंकाने वाली खबर है उन सभी लोगों के लिए जो कि इस खबर पे नजरें बनाए हुए थे।
और जो भी इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं, और वैसे तमाम ग्राहक जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के तमाम ऐसे ग्राहक जो कि मन ही मन काफ़ी चिंतित थे, काफ़ी डरे हुए थे कि यार कहीं मेरा जो है पैसे डूब न जाए, मेरा बैंक अब सरकारी से प्राइवेट हो जाए, तो यहाँ पे उनके लिए थोड़ा सा राहत का खबर है। लेकिन जो बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी के साथ साथ जो बैंक ऑफ इंडिया के, जो कि एक और बड़ा तबका है, एक और बड़ी आबादी है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है इसका, बैंक ऑफ इंडिया के स्टाफ का बात कर ले, एम्प्लॉयज़ का बात कर ले, या फिर कस्टमर्स का, तो एक बहुत बड़ा तबका है। अब उनके अंदर जो है ये एक चिंता का विषय अब ये जाग चुका है कि अब अचानक से इस बैंक का नाम आगे कर दिया गया था। और आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो नीति आयोग का बैठक हुआ था उसमें भी इस बैंक का नाम आगे किया गया था। ऐसे में उनके सजेशन पे अगर इस बैंक को शामिल किया गया है तो मोर ओवर आप ये मान सकते हैं कि अब जो है सरकार जो है इस पे भी विचार करेगी। ओवरऑल अंतिम निर्णय जो है वो 30 जून का बैठक में तय किया जाएगा, वहां से तस्वीरें साफ होनी शुरू हो जाएगी। और ओवरऑल जो है ये बैंक निजीकरण का प्रारूप क्या होगा, किस तरीके से टोटल ओवरऑल एक सरकारी शेयर को निजी कंपनी के हाथों किस तरीके से जो है लेन देन होगा, ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और शायद ही भारत के इतिहास में पहली बार कुछ ऐसा होगा। हुआ पहले भी था जब आईडीबीआई बैंक का निजीकरण हुआ था, लेकिन वो अंदर ही अंदर हुआ था, मतलब कि वो एक तरीके से इंटरनल सेटलमेंट था। जब सरकार ने अपने शेयर को है जो एलआईसी के हाथों सेल कर दिए थे, और एलआईसी ने भी बाद में आईडीएफएल होम लोन्स को वो कर दिया था। वो पब्लिक में नहीं आया था, वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं आया था, क्योंकि वो एक इंटरनल मैटर था। लेकिन इस बार जो निजीकरण का एक जो प्रोसेस होगा, जो प्रक्रिया होगा, वो बिल्कुल खुले रूप से होगा। और यहाँ पे पब्लिक के नज़रों के सामने ये जो प्रक्रिया का एक जो है प्रोसेस वो होगा, वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग होगा। और ये अपने आप में भारतीय बैंकिंग जगत में एक मील का पत्थर साबित होगा जब सरकार कोई इस तरीके का कदम उठाई है। अब इसका नेगेटिव जो है इम्पैक्ट पड़ेगा या फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा अपने देश की अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में, या फिर जो बैंकिंग सिस्टम जो अभी अपने देश का चरमरा गया है कह सकते हैं। लगभग जो है अपने देश का जो वित्तीय जो संरचना है वो कहीं ना कहीं पटरी पे नहीं है। तो उसको पटरी पे लाने का सरकार का जो भी योजना है, जिस कदम में आगे वो बढ़ रही है निजीकरण को लेकर, या फिर बहुत सारे बैंकों को जो है उसके हाथ बांध दिए गए हैं, बहुत सारे बैंकों का एनपीए को जो है रोक दिया गया है, बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जिनको किसी को लोन देने पे मनाही कर दिया गया है। ओवरऑल अब भारत सरकार की ये मंशा है कि किसी तरीके से आने वाले चुनावों से पहले देश का जो अर्थव्यवस्था है वो डगमगा चुका है। ऑफकोर्स कोरोना का भी काफ़ी असर पड़ा है। ऐसे में भविष्य में जब चुनाव के टाइम में जब वो फिर से जनता के बीच में जाएं, जब पब्लिक के बीच में जाएं, तो उनके पास एक स्ट्रॉन्ग एजेंडा हो, उनके पास एक स्ट्रॉन्ग अपना कार्यकाल का एक शानदार उनके पास प्रस्तुति हो। ओवरऑल उनकी ये पूरी कोशिश रहेगी कि वो भारत के जनता को पूर्ण रूप से सेटिस्फाई कर सकें और देश की अर्थव्यवस्था को भी जो है वापस पटरी पे ले सकें। और कहीं ना कहीं अगर ये निजीकरण सफल हो जाता है तो सरकार के लिए और दरवाजे खुलेंगे, और भी बहुत सारे ऐसे सरकारी एजेंसियां हैं जो लगातार घाटे में जा रही हैं। सरकार के लिए एक तरीके से सफ़ेद हाथी बना हुआ है, तो वो सफ़ेद हाथी को कन्वर्ट करेंगे कि भाई उससे कुछ प्रॉफिट भी हो। तो ओवरऑल दोस्तों ये था एक छोटा सा एनालिसिस बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर, जो कि काफ़ी चौंकाने वाला है। और यहाँ पे मैं आपको फिर बता दूँ, यहाँ पे कुछ भी कंफर्म नहीं है, स्थितियाँ लगातार बदल रही हैं। और ये भी हो सकता है 30 जून के को जो ये मीटिंग रखा गया है अलग अलग बैंकों के संस्थापकों का, अलग अलग बैंक के मैनेजमेंट का, कोर कमेटी का, तो वहाँ से कुछ और एक नया चौंकाने वाला खबर भी आ सकता है। ये भी, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। सो दोस्तों ये था एक छोटा सा न्यूज़, मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए कि फिलहाल जो है अभी आज तक मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को हटा दिया गया है और उसकी जगह पे बैंक ऑफ इंडिया को शामिल कर लिया गया है। सो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ा सा नॉलेज ज़रूर मिला होगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स को पढ़ के। सो दोस्तों दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। कीप बैंकिंग विद एवरीडे बैंकिंग। जय हिंद।